हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस कक्षा में। और हम लोग इस दौरान भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग इस पढ़ने के क्रम में, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पढ़ने के क्रम में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने के साथ साथ समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कल हम लोग डीपीएसपी से संबंधित कुछ प्रावधान देखे थे, डीपीएसपी का मतलब देखे थे। फिर उसके बाद मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 विचारधाराओं का समावेश है। हम उन विचारधाराओं को देखते हुए, जिसमें समाजवादी विचारधारा को देखे थे और उससे संबंधित अनुच्छेद को देखे थे कि किन किन अनुच्छेदों में समाजवादी विचारधारा की झलक देखने को मिलती है। और उसके बाद आज हम गांधीवादी विचारधारा को देखेंगे और उसको देखेंगे कि किन किन विचारधाराओं में या किन किन अनुच्छेदों में गांधीवादी विचारधारा की सोच देखने को मिलती है। और उसके बाद उदारवादी विचारधारा के संबंध में किन किन अनुच्छेदों की झलक मिलती है उनको भी देखने की कोशिश करेंगे और देखने के साथ साथ उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो जिसमें आज हम लोग गांधीवादी विचारधारा को स्टार्ट करेंगे, जिसमें गांधी मतलब सबसे पहले हम लोग समाजवादी, फिर उसके बाद गांधीवादी मतलब समाजवादी को हम लोग बिल्कुल विस्तार से देख चुके हैं और देखने के साथ साथ समझने की पूरी कोशिश की थी हमने, और हमने भी समझाने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेहद समझ में आया होगा और आपके लिए काफी रिलेवेंट होगा वो। जी हाँ, और गाइस बिलीव मी, मतलब एक चीज है कि भरोसा करना पड़ेगा अपने को। अपन अगर भरोसा करते हैं ना तो डेफिनेटली अपन नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। इस सब्जेक्ट की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं आपको कि आप कहीं भी पढ़ लेना ना, आपको बेस्ट चीज है, मतलब सबसे बेहतर चीज देने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं मैं कि हाँ, मैं आपको एक अलग वे है और सबसे बेहतर चीज देने की बिल्कुल कोशिश करूं। हालांकि मैं कहाँ तक सफल हूँ आप लोग डिसाइड करोगे, बट अब मैं अपने एंड डेफिनेटली मैं अपना 100% देने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ। और जिसको कुछ नहीं समझ में आता ना, मतलब जिस लेवल पे जिसको आपको प्रॉब्लम है ना, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ यार। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे नहीं समझ में आया या कुछ मिसिंग रह गया, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी मेरी कमियां है ना, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ। ओके, तो हम लोग अब गांधीवादी विचारधारा से स्टार्ट करते हैं। और गांधीवादी विचारधारा मतलब कि गांधी जी का जिसमें दर्शन, मतलब गांधी का जो दर्शन था, गांधीवादी विचारधारा का जो दर्शन था, इसमें गांधीवादी विचारधारा जो थी उसमें अध्यात्म पे ज्यादा बल दिया जाता था, जिसमें वर्षों पे ज्यादा बल दिया जाता था, जिसमें सद्गुण पे ज्यादा बल दिया जाता था, जिसमें सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह शामिल था। मतलब सत्य बोलना, अहिंसा करना, चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब अपने यूज से ज्यादा, अपने उपयोग से ज्यादा धन इकट्ठा ना करना। उसके बाद प्रकृतिवादी थी, जिसमें प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति से प्यार करना, मतलब अपनी प्राकृतिक चीजों से प्यार करना, अपनी प्राकृतिक चीजों की देखभाल करना, पर्यावरण की रक्षा करना अपने। और मानवतावादी में स्थानीय इकाइयों, मतलब कि जो गांधीवादी अवधारणा है वो विकेंद्रीकरण पे बल देती है, जिसमें स्थानीय इकाइयों को सशक्त करना या स्थानीय इकाइयों को सशक्त बनाना शामिल है इसमें। और इसमें एक गांधीवादी विचारधारा है जिसमें अंत्योदय से सर्वोदय तक, जिसमें हरिजन का संबंध, मतलब हरिजन का विकास हो, जिसमें मतलब SC ST पर बल दिया गया था। जी हाँ, मतलब अंत्योदय से सर्वोदय तक, मतलब कि मतलब समाज के या देश के आखिरी व्यक्ति का भी विकास सुनिश्चित हो। एक गांधीवादी विचारधारा जिसमें समझने की कोशिश करें अगर अपन, जिसमें गांधीवादी भी फसली की जो आदर्शात्मक है इसमें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह। ओके, मतलब सत्य बोलना, हर चीज को सत्यता के साथ करना, अहिंसा मतलब हिंसा का सहारा नहीं लेना। जी हाँ,
और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीवादी या गांधी को बहुत ही विस्तार से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, ठीक है। उसको अस्ते मतलब कि चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब आपको जितना यूज कर सकते हो आप धन, जितना आपके लिए उपयोग है, आप उससे ज्यादा धन इकट्ठा ना करो फालतू का। जी हाँ। और इसमें एक है आदर्शात्मक, फिर उसके बाद है इसमें प्रकृति से प्यार करना। यहां पे लिख लो या प्रकृतिवादी, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा या पर्यावरण संरक्षण पर बल देना। ओके। और इसमें एक मानववादी बोले तो मानववादी में स्थानीय इकाई में बल, स्थानीय इकाई पर बल देना, जिसमें मतलब विकेंद्रीकरण पर बल देना। इसमें अंत्योदय से सर्वोदय की अवधारणा शामिल है। इसमें SC/ST पर बल दिया गया, ठीक। मतलब जो गांधीवादी विचारधारा है, पहले आदर्शात्मक मतलब कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, मतलब आदर्शात्मक के ये पहलू है, मतलब ये वर्चू है। जो आदर्शात्मक जो वर्चू मतलब जो सद्गुण है, वो इसके आदर्शात्मक पहलू है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ठीक है। और इसमें प्रकृतिवादी में प्रकृति से प्यार करना, अपने प्रकृति की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, अपने पर्यावरण की मतलब पर्यावरण के संरक्षण पर बल देना, अपने पर्यावरण को बचाना। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि आज के युग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भर के आई है, जो सबसे बड़ी समस्या सामने हमारे आ रही है, वो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं आ रही है। जैसे मतलब दिल्ली में आप डायरेक्टली हर दिन देखते हो आए कि स्टेबल बर्निंग की समस्या है, तो कभी पॉल्यूशन की समस्या है, सही से सांस लेने की भी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है दिल्ली में। और उसके पीछे जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद आज अंधाधुंध मशीनीकरण हुआ, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण हुआ, जिससे कि हमारे पर्यावरण को काफी क्षति हुई। और वर्तमान युग में, आज के युग में कहीं पे बहुत पानी की कमी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण ले तो जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाले रीजन में पानी नहीं है यहाँ पे, और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखो क्या कि भरपूर मतलब बहुत पानी है, भर के पानी है बिल्कुल। तो यहाँ पे लोगों की यादों में मतलब लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं है। अगर आप कहीं गांव में जाते हो, अगर बोलते हो कि ठीक है कुएं से अगर पानी मतलब तालाब है उसका पानी आप व्यर्थ ना करो, कहीं पानी चला के छोड़ो ना, व्यर्थ ना करो, तो उनको लगता है कि नहीं बहुत पानी है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हमारे भूमिगत जल में बहुत कमी आई है, और भूमिगत जल में बहुत कमी आई है, और उससे हमारा जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी आदत है, हम अपनी आदतों में अगर सुधार नहीं ला पा रहे हैं ना, अगर हम अपनी आदतों में सुधार लाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण की रक्षा होती है। लेकिन हर व्यक्ति उसको अप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी अप्लाई करता है उससे ना, तो उससे भी उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। एक इंसान अगर एट द एंड एक इंसान अगर पानी को बचाने की कोशिश करता है, अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति प्रण ले कि हमें एक पेड़ लगाना है, तो कितनी अच्छी बात होगी।
इसमें गांधीवादी अवधारणा में ये भी बात कही जाती है कि अपनी प्रकृति से प्यार करो, आप प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करो। आप आज वर्तमान युग में कितने जंगल काट दिए गए, जंगलों को काट के शहर बसाया गया, फैक्ट्री लगाएंगी, औद्योगिकरण हुआ जिससे पानी गंदा हुआ, हवा में विभिन्न तरह के पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब तमाम तरह की गैसें हैं जो पर्यावरण को असुरक्षित, मतलब पर्यावरण के लिए हानिकारक है, और वो पर्यावरण में हमारे घूम रही हैं। तो गांधीवादी जो दर्शन है वो इस पे बल देता है कि अपने प्रकृति से प्यार करो और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करिए आप, और पर्यावरण संरक्षण पे बल दीजिए, ठीक है। और जो आदर्शात्मक है इसमें है कि सत्य बोलिए, अहिंसा मतलब हिंसा से दूर रहिए, अस्ते चोरी ना करो आप, अपरिग्रह मतलब जितना आपको जरूरत हो आप उतना ही धन इकट्ठा करिए, ज्यादा धन इकट्ठा मत करिए आप। और मानववादी में स्थानीय इकाइयों बल दिया गया, जैसे स्थानीय इकाइयों पर बल देना। जो गांधीवादी दर्शन है, गांधीवादी दर्शन में मानववादी में स्थानीय इकाइयों पर बल देना शामिल है, जिसमें कि हम स्थानीय स्तर पे लोगों को सशक्त बनाए। स्थानीय या सामुदायिक स्तर पे जब हम लोगों को सशक्त बनाएंगे और वे सशक्त होंगे तो वे एक बेहतर लोकतंत्र या बेहतर एक स्वस्थ देश का निर्माण कर पाएंगे। अगर चीजें स्थानीय लेवल पे ही सही हो, अगर चीजें स्थानीय स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे ही अगर हर चीज सही हो तो कहीं ना कहीं उस चीज की झलक पूरे देश को एक मजबूती प्रदान करेगी। तो गांधीवादी दर्शन में यही पाया था कि स्थानीय इकाइयों पे इसमें बल दिया जाता है, यानी कि विकेंद्रीकरण में बल दिया जाता है। और इसमें अंत्योदय मतलब अंत्योदय से सर्वोदय की अवधारणा शामिल है, जिसमें कि हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। हर व्यक्ति के एक बहुमुखी विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, हर व्यक्ति के मूलभूत मतलब हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, एक व्यक्ति की क्या सीमा है, मतलब उस व्यक्ति को विकसित करने के लिए उस व्यक्ति के लिए क्या क्या जरूरतें हैं। और इसमें जो अंत्योदय सर्वोदय की जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, मतलब कि इसमें हाशिए पे स्थित व्यक्ति का भी विकास हो, मतलब हाशिए पे स्थित व्यक्ति का विकास, हाशिए पे स्थित व्यक्ति का विकास, जो अंत्योदय से सर्वोदय तक जो विचारधारा उसमें यही है, ठीक है, कि एक आखिरी व्यक्ति मतलब समाज के आखिरी व्यक्ति का भी विकास सुनिश्चित हो, ठीक। और इसमें है कि जो गांधी जी थे वो छुआछूत हमारे मतलब समाज में, हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़िवादिता रही हैं, जैसे कि सती प्रथा, 3 तलाक, और भी हमारे समाज में तमाम रूढ़िवादिता पाई जाती है, जिसमें एक रूढ़िवादिता छुआछूत भी थी। किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के जाति से उसको मतलब उसको छू नहीं सकते वो, है आखिरकार वो भी इंसान, आप भी इंसान, लेकिन कई छुआछूत कहां से। तो गांधीवादी जो गांधी थे, गांधी जी का एक इसमें बहुत ही अहम योगदान था। और हम लोग देख भी चुके हैं कि हमारे मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में अस्पृश्यता का आर्टिकल 17 के तहत अंत किया जाता है, और हमारे देश में छुआछूत नाम की जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब सैद्धांतिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है आज भी हमारे समाज में। तो इसमें है कि SC ST में बल दिया गया था, ठीक है। और तो इससे संबंधित हम लोग आर्टिकल को देख लेते हैं अब। तो इसमें जो सबसे पहला है कि अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन करना एवं उनका सशक्तिकरण करना, मतलब आर्टिकल 40 ये आपको व्यवस्था करके देता है कि आप ग्राम पंचायतों का गठन कीजिए और उनका सशक्तिकरण कीजिए। जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो DPSP में मतलब जो भी प्रावधान है वो कहीं ना कहीं हमारे अधिकार ही हैं, लेकिन उन अधिकारों को राज्य जब सक्षम करने के लिए, जब राज्य उस कैपेबल होगा, राज्य की जब क्षमता होगी, राज्य जब सक्षम हो जाएगा उन अधिकारों को लागू करने के लिए, तो राज्य उन अधिकारों को लागू कर देगा। और अब देखते हैं हम वर्तमान में कि जब ग्राम पंचायतों को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, मतलब 73वें संविधान संशोधन के तहत और 74वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें पंचायती राज एवं नगर पालिका को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब कि स्थानीय इकाइयों को, स्थानीय स्तर पे जो इकाइयां हैं उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है।
हाँ, तो एक गांधीवादी दर्शन में पाया जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब गांधीवादी दर्शन के तहत तो पाया जाता है कि स्थानीय निकायों में बल देना। और हमारे डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 के, आर्टिकल 40 के तहत जो भाग 4 में दिया गया है कि आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन करना या उनका सशक्तिकरण करना, मतलब आप ग्राम पंचायतों का गठन कीजिए और उनको सशक्त कीजिए, आप उनको मजबूत बनाइए। ठीक है। और इसी से संबंधित आर्टिकल 43 लिखिए कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करना। ठीक, मतलब मजदूरों के लिए एक निर्वाह मजदूरी हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप उनसे काम करवा के बस थोड़ा सी पैसा दे दो, मतलब उससे उनके जीवन का निर्वहन हो सके, उनकी रोजमर्रा की स्थिति चल सके। ठीक है। और कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास, मतलब आप कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रयास कीजिए। ठीक है, मतलब कि कुटीर उद्योगों को आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए, मतलब प्रयास करना शामिल है। राज्य को दिया गया एक सकारात्मक निर्देश है कि आप इन चीजों का पालन करें। राज्य अगर सक्षम होगा तो उन चीजों का जरूर पालन करेगा। ठीक है। और फिर देख लीजिए आप आर्टिकल 46। जी हाँ, लिखिए इसमें आर्टिकल 46 है ना। लिखिए इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जी हाँ, और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा, इसलिए कीजिए कि अन्य वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हित को आगे बढ़ाना। ठीक, मतलब जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग, जो दुर्बल हैं, जो वंचित हैं, उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। ठीक, आर्टिकल 46 इसका प्रावधान करके देता है आपको। और आर्टिकल 47 में क्या है कि जी हाँ, कि नागरिकों को पोषाहार देना, पेन यार ना, और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा
लोक व्यवस्था में सुधार करना और राज्य का कर्तव्य होगा। और आर्टिकल 48 भी लिख लो वे पे की कृषि और पशुपालन संगठन संबंधित है। राज्य दुधारू पशु के वध को रोकेगा। ठीक है। और यहीं पे लिख लो आप 48 क लिख लो ना, या ये लिख लो राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। मतलब कि आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग कि आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग नागरिकों को पोषाहार देना या उनके जीवन स्तर को ऊंचा रखना। मतलब कि नागरिकों का बिल्कुल पोषाहार, मतलब उनके जो उनको पौष्टिक आहार दिया जाए और उनके जीवन स्तर को ऊंचा रखा जाए। और लोक व्यवस्था में सुधार करना, मतलब कि पब्लिक ऑर्डर में या मतलब लोक व्यवस्था में सुधार करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग दिया गया प्रावधान है। और आर्टिकल 48 के तहत मतलब ये कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 48 में दिया है कि राज्य दुधारू पशु के वध को रोकेगा। ठीक है। और इन सब चीजों की देखते हो नागरिकों को पौष्टिक आहार देना, जैसे कि एक मिड डे मील योजना चलाई जाती है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में कुछ भोजन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। लोक व्यवस्था में सुधार राज्य करता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें व्यवहारिक स्तर पे देखती हैं हमें, मतलब व्यवहारिक स्तर पे ये चीजें हमको दिखाई देती हैं। जैसे कि राज्य दुधारी पशु के वध को रोकेगा, कहीं ना कहीं इसके लिए बूचड़ खाने भी बंद हो सकते हैं। ठीक है। यूपी में इसका प्रभाव काफी स्तर तक देखा गया है। अब इसको कोरिलेट करके ऐसे देख सकते हो कि हाँ, इसका यूपी में काफी एक मतलब अच्छे से इसका पालन किया गया। जी हाँ। और आर्टिकल 48 क्लास ए के तहत क्या है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण, मतलब राज्य देश के मतलब देश में जो पर्यावरण संरक्षण है उनको संवर्धन के लिए, मतलब देश के पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, मतलब तथा वन्य मतलब वन है, जितने जंगल है जी मतलब वन तथा वन्य जीव मतलब जंगलों के जीव मतलब वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा। मतलब राज्य पर्यावरण संरक्षण की रक्षा करने के लिए और उनके संवर्धन के लिए प्रयास करेगा। मतलब राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, उनका विकास करेगा, उनका संवर्धन करेगा, और वन मतलब वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 क्लास ए के तहत दिया गया है। ठीक। मतलब आर्टिकल 48 के तहत क्लास नहीं है, सॉरी सुकुंद आर्टिकल है। तो
ठीक, समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ शायद। ठीक है, अब हम लोग उदारवादी विचारधारा देख लेते हैं इसमें ना, कि उदारवादी विचारधारा में क्या क्या समाहित है। मतलब उदारवाद से संबंध है कि उदारवाद से संबंध मतलब कि स्वतंत्रता, एक व्यक्ति को किस लेवल पे स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब उस व्यक्ति को व्यक्तिगत कितनी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, मतलब कि एक व्यक्ति को कितनी फ्रीडम दी जा रही है। मतलब इससे लिख लीजिए कि उदारवाद से मतलब उदारवाद से तात्पर्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। ठीक, हाँ। लिखिए इसमें कि आर्टिकल 44 जिसमें समान नागरिक संहिता शामिल है, इसको हम लोग देखेंगे ना, एक पूरी क्लास होगी इस पे, समान नागरिक संहिता पे। ठीक, समान नागरिक संहिता मतलब समान नागरिक संहिता एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें सभी धर्मों या सभी लोगों की विवाह की व्यवस्था एक ही हो। हाँ, मतलब आजकल आज विवाह से संबंधित हर किसी के पास अलग अलग मतलब नीतियां हैं, हर किसी के पास अलग अलग रवैये हैं। ठीक है, विवाह को करने के, तो इसमें ऐसी व्यवस्था का प्रावधान करना है कि जिसमें सभी के लिए विवाह की पद्धति एक ही हो। मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था करके देना है अपने को। जी हाँ, और इसमें एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 45 मतलब अनुच्छेद 45। इसमें लिखा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करना। ठीक, और इसमें आर्टिकल 48 को भी आप ले सकते हो, जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। आर्टिकल 48 एक का भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 प्लस है, जिसमें समान न्याय की धारणा शामिल है, जिसमें निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। ठीक, और इसमें आर्टिकल आप एक लिख लो 41, जिसमें काम, शिक्षा,
लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक, मतलब ये उदारवादी से संबंधित है। मतलब उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत ये है कि मतलब आर्टिकल 44 मतलब 44 समान नागरिक संहिता, इस पे हम एक क्लास ही देखेंगे कल ना, इसको अच्छे से देखेंगे अपन। ठीक है। और आर्टिकल 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राज्य देखभाल करेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग शिक्षा के अधिकार को बहुत ही विस्तार पूर्वक देख चुके हैं कि शिक्षा का राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट में बहुत ही विस्तार से देख चुके हैं। और आर्टिकल 48 को हम पहले अभी देखे हैं, और आर्टिकल 48 ए को भी अभी देखें इसके पहले जस्ट। और आर्टिकल मतलब 39A मतलब अनुच्छेद 39 क्लास ए के तहत इसमें समान न्याय के उदाहरण शामिल, जिसमें एक निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है। और हम लोग समाजवादी में 39B को देख चुके हैं, सी को देख चुके हैं। ठीक है। और इसमें आर्टिकल 40A के तहत एक काम का मतलब काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार होगा आपको। मतलब एक नागरिकों को काम पाने का अधिकार होगा, शिक्षा पाने का अधिकार होगा, लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ठीक है। ये 48 के तहत ये प्रावधान किया गया है, मतलब अनुच्छेद 41 के अनुच्छेद 41 के तहत। जी हाँ। और इसमें आप लिखना चाहो तो आर्टिकल 49 जिसमें राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण करेगा। ठीक। आर्टिकल 25-50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक, मतलब शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। जी हाँ, मतलब आर्टिकल 49 में है कि राज्य अपने राष्ट्रीय महत्व, मतलब राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक होंगे, जितनी भी वस्तु होंगे या जितने भी स्थान होंगे, उनका राज्य संरक्षण करेगा। और आर्टिकल मतलब इसका मतलब इससे कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जितने भी होंगे, जैसे राष्ट्रीय महत्व के लिए जितने भी स्मारक जरूरी होंगे या जितनी भी वस्तुएं जरूरी होंगी, मतलब जितने भी राष्ट्रीय मतलब महत्व के लिए जो मतलब राष्ट्रीय महत्व को जो संबोधित करते हैं स्मारक, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान, उनको राज्य क्या करेगा? संरक्षित करेगा। राज्य उनको संरक्षण प्रदान करेगा। जी हाँ। और आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, मतलब इनके जुरिडिक्शन, इनके क्षेत्राधिकार अलग अलग होंगे। ठीक है, कि ये इस क्षेत्राधिकार में जाकर काम कर सकती है, ये इस क्षेत्राधिकार में जाकर काम कर सकती है। मतलब आर्टिकल 50 में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत शामिल है। जी हाँ। और एक आर्टिकल इम्प्लीट हुए कि आर्टिकल 51 जिसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक। जी हाँ। थैंक यू सो मच गाइस।
ठीक, और हम लोग कल फिर से मिलेंगे, और इसके बाद हम लोग इससे संबंधित मतलब कुछ मुद्दों को देख लेंगे, और जो चीज़ें छूटी रह गई होंगी मैं उनको भी देख लूँगा। ठीक है, आप टेंशन ना लो उसकी। हाँ, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।